हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आई हूँ। एलिमेंट्री स्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 13। यह निदर्शन चैप्टर है, सैम्पलिंग। तो देखेंगे आज हम सैम्पलिंग होता क्या है, इसके अर्थ और परिभाषा और विशेषता को समझेंगे, इसके प्रकार को समझेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है आप सबके लिए। और आप सभी को बुक के कंटेंट भी मिलेंगे, जिसमें आप सभी को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है एक्सरसाइज के देखने को मिलेंगे। तो उस एक्स्ट्रा क्वेश्चन के जरिए आप अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। फाइनली दिसंबर में आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होने लगा है। अब जल्द ही, मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, उसके बाद जल्द ही आप सभी का टाइम टेबल भी बन के आएगा। तो आप सभी अपनी तैयारी जम के करिए, और मेरे चैनल से आप सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल इक्वेशन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हर सब्जेक्ट के आप सभी को मिलेंगे, और सभी सेमेस्टर के भी मिलेंगे। अभी मैंने ज़्यादातर ऑड सेमेस्टर का ही अपलोड किया है। अब जब जैसे ही आपका इवेंट सेमेस्टर आएगा तो इवेंट सेमेस्टर के भी क्वेश्चन पेपर अपलोड होंगे, और साथ में ही इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी के जो है वो भी टॉपिक भी जो है बुक के कंटेंट आप सभी तक पहुंचेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा मेरे चैनल पर। अगर नए आए हैं तो चैनल को विजिट करिए चैनल पर, और बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब बटन दबा क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन वीडियो जो है आप तक जल्द से पहुंच सके। आगे देखते हैं निदर्शन का अर्थ एवं परिभाषा। तो निदर्शन क्या होता है, यहाँ देखेंगे कि निदर्शन के अंतर्गत समग्र में किसी आधार पर कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का चयन कर लिया जाता है, और उन चयन की हुई इकाइयों के अध्ययन से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अर्थात जिसके अंतर्गत संबंधित समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन न करके मात्र प्रतिदर्श में चयनित इकाइयों का ही अध्ययन करके समग्र के संदर्भ में अनुमान लगाया जाता है। इस प्रक्रिया को प्रतिचयन या निदर्शन कहते हैं। जैसे किसी महाविद्यालय में 6000 छात्रों में यदि 600 छात्रों का छोटा समूह और 6000 छात्रों के बड़े समूह में से लिया गया एक प्रतिदर्श है, प्रतिदर्श का चयन करने की प्रक्रिया को प्रतिचयन या निदर्शन कहा जाता है। आप सभी तो शॉपिंग करते ही होंगे, तो शॉपिंग करते समय आप सभी को हजारों तरीके के जो है सामान मिलते होंगे मार्केट में। तो उस सामान में से एक मतलब एक अच्छा सा, मतलब कोई एक प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, किसी एक सामान का सैंपल लेते हैं, कि उसके बारे में देखते हैं कि वह कैसा है कैसा नहीं है, पूरी डिटेल लेते हैं। तो उस सामान में से आप कुछ ही सामान जो है निकाल कर देखते हैं। तो वही चीज़ होता है सैंपलिंग या निदर्शन, जिसका हम क्या करते हैं, उसे देख कर समझ कर उसके गुण को, उसके हाव भाव को, उसके गुणवत्ता को समझ के हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लेकर चयन करते हैं कि हाँ यह सही है या नहीं। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें समझना है, जैसे आप सभी को यहाँ एग्जाम्पल में बताया गया। आगे देखते हैं निदर्शन या सैंपलिंग का परिभाषा है। तो यहाँ पे कुछ अर्थशास्त्रियों ने अपना अपना बताया है। तो देखते हैं यहाँ क्या बताए हैं। सिम्पसन एवं काफ्का के अनुसार जो उन्होंने बताया, वास्तव में प्रतिदर्श समग्र इकाइयों का एक अंश है जो पूर्ण समग्र के अध्ययन हेतु चुना जाता है। एक प्रतिदर्श को समग्र की विशेषताओं का स्पष्ट चित्र करना चाहिए। यह अपने में एक लघु समग्र है, या इसके समग्र का उपसमुच्चय कह सकते हैं। अब है प्रसिद्ध सांख्यिकी यालून चाउ के अनुसार, तो प्रतिदर्श क्या होता है, प्रतिचयन इकाइयों का समूह है जो समग्र का प्रतिनिधि सूक्ष्म रूप
माइक्रोसोम से होता है और जिसके आधार पर ही समष्टि के बारे में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अतः प्रतिदर्श किसी समग्र विशेष का एक ऐसा प्रतिबिंब है जो उसी दर्पण से बनाया होता है, जैसे अंग्रेजी शब्द सैंपल लैटिन भाषा के शब्द एग्जाम्पल से लिया गया है। तो यहाँ पे आप सभी याद रखिएगा, यह बहुत जरूरी है। तो आप सभी ने समग्र सैंपलिंग समझ ही लिया होगा। जैसे अगर हम मार्केट में गए हैं, अब ग्रोसरी का सामान ले रहे हैं, अब ग्रोसरी के सामान में अगर आप सभी आटा ले रहे हैं या चावल ले रहे हैं, तो उस चावल को पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि चावल किस तरीके का है। तो वह क्या होता है, सैंपल होता है, एग्जाम्पल होता है, सैंपल होता है कि प्रतिचयन करने के लिए वो थोड़ा सा जो नमूना हमें दिया जाता है उसी से हम उसकी पहचान करते हैं कि यह ठीक है या नहीं। तो उस थोड़े से सैंपल से हम समझ लेते हैं कि जो यह चावल है या यह आटा है, यह पूरा का पूरा ही समग्र जो है पूरा वह इसी तरीके से होगा। तो यही होता है सैंपल। आगे देखते हैं अनुसंधान के प्रकार, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो अनुसंधान के प्रकार कितने होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है संगणना अनुसंधान अथवा पूर्ण आगणन। तो इसका अर्थ होता है संगणना प्रणाली से तात्पर्य उस प्रणाली से है जिसके अंतर्गत समस्या संबंधी समग्र की प्रत्येक इकाइयों का गहन अध्ययन किया जाता है। इसलिए इस प्रणाली में समस्त क्षेत्र या समग्र का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला जाता है। इस विधि को कुल आगणना अथवा कुल प्रगणन, टोटल काउंट ऑफ टोटल इन्यूमरेशन विधि भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए आगे एग्जाम्पल्स दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। सैम्पलिंग जो है वो जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स के दोनों सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो दोनों लोगों के लिए, दोनों विषय के छात्रों स्टूडेंट के लिए क्या है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे देखते हैं, उदाहरण दिया है और ये दिया है, यदि किसी कॉलेज के 1000 विद्यार्थी में से प्रत्येक विद्यार्थी के मासिक व्यय के बारे में आंकड़े एकत्र किए जाए तो यह संगणना का अनुसंधान कहलाएगा। फिर बी है, जनगणना, उत्पादन, आयात निर्यात आदि की गणना के लिए समग्र संगणना प्रणाली का ही प्रयोग किया जाता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं उपयुक्तता। अब उसकी उपयुक्तता क्या है, तो यहाँ यह प्रणाली निम्नलिखित अनुसंधानों के लिए उपयुक्त होती है। पहला, जैसे जिसका क्षेत्र सीमित हो, और दूसरा जहाँ विभिन्न गुणों वाली इकाइयाँ पाई जाती हों। तीसरा, जहाँ शुद्धता की बहुत अधिक मात्रा अपेक्षित हो, और चौथा, जहाँ प्रत्येक इकाई का गहन अध्ययन करना हो। तो अब गुण देखते हैं, संगणना अनुसंधान के निम्नलिखित गुण हैं या लाभ हैं। तो यहाँ गुण देखते हैं, तो गुण में पहला दिया है उच्च स्तर की शुद्धता, दूसरा दिया है विस्तृत सूचना, तीसरा दिया है अप्रत्यक्ष अध्ययन संभव होना, और चौथा है इकाइयों की भिन्नता में उपयुक्त होना। आगे अब गुण के साथ साथ इसका दोष भी दिया होता है। कोई भी वस्तु हो दुनिया में, कोई भी वस्तु, एक छोटी से छोटी वस्तु है, बड़ी से बड़ी वस्तु, कुछ भी हो, सबके क्या होते हैं, कोई ना कोई गुण होता है और कोई ना कोई दोष जरूर होता है। तो इसका दोष देखते हैं। आगे दोष इसके बाद दिया है इसका कि दोष में क्या होता है, यह अधिक व्यय होता है, यह बहुत खर्चीला होता है। दूसरा, अधिक समय और परिश्रम लगता है। तीसरा है अनेक परिस्थितियों में असंभव होता है। ठीक, आगे देखते हैं। अब दूसरी विधि दिया है प्रतिदर्श, न्यायदर्श या निदर्शन अनुसंधान। अब संगणना अनुसंधान देख लिए, अब दूसरा है प्रतिदर्श, न्यायदर्श या निदर्शन अनुसंधान। तो इसमें अब इसका अर्थ देखते हैं। तो इस अनुसंधान विधि में क्या बोल रहा है, इस अनुसंधान विधि में सभी इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत संपूर्ण समग्र में से कुछ नमूना अथवा न्यायदर्श चुन लिया जाता है। ये न्यायदर्श समग्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन चुने न्यायदर्शों का अध्ययन करके ही निष्कर्ष निकाला जाता है। निदर्शन पद्धति की कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित है। तो यहाँ बोगार्डर्स के अनुसार निदर्शन पद्धति एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक वर्ग में से एक निश्चित प्रतिशत का चुनाव है। गुडे एवं हट के अनुसार एक
निदर्शन जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है संपूर्ण समूह का एक न्यूनतम प्रतिनिधि है। फिर आगे दिया है पीवी यंग के अनुसार। पीवी यंग के अनुसार यह सांख्यिकी निदर्शन का एक न्यूनतम आकार या संपूर्ण समूह अथवा योग का अंश है जिससे निदर्शन को लिया गया है। आगे देखते हैं उपर्युक्त परिभाषाओं से क्या स्पष्ट हो रहा है। तो उपयुक्त परिभाषाओं से निदर्शन पद्धति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत चुने गए न्यायादर्श को सैंपल कहते हैं कि अध्ययन के आधार पर समग्र के विषय में निष्कर्ष निकाला जाता है। उदाहरण के लिए हम अनाज की किस्म की जानकारी के लिए एक मुट्ठी भर नमूना देख लेते हैं। दूसरा है बिजली के बल्बों के किसी एक समूह की जीवन अवधि जानने हेतु कुछ ही बल्बों की जांच की जाती है। तीसरा है मलेरिया, टाइफाइड इत्यादि बीमारियों की जांच के लिए किसी व्यक्ति के एक बूंद रक्त का परीक्षण करके निष्कर्ष निकालते हैं। तो यह क्या होता है, न्यायादर्श होता है, सैंपल होता है। आगे उपयुक्तता, सुटेबिलिटी क्या होता है। तो सुटेबिलिटी कुछ पॉइंट है यहाँ पे। पहला पॉइंट दिया है अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत हो, और दूसरा है जहाँ अनुसंधान से संबंधित वस्तुएं शीघ्र परिवर्तनशील हो। आगे दिया है तीसरा, जहाँ सही मात्रा में धन, समय व कर्मचारी उपलब्ध न हो, और चौथा जहाँ बहुत उच्च स्तर की शुद्धता प्राप्त करना जरूरी न हो, और पांचवा जहाँ व्यापक दृष्टि से नियमों का प्रतिपादन करना हो। आगे देखते हैं निदर्शन के आवश्यक तथ्य या श्रेष्ठ निदर्शन की विशेषताएं क्या है। तो यहाँ कुछ निम्नलिखित विशेषताएं दी हुई हैं। पहला दिया हुआ है कि प्रतिनिधित्व, दूसरा है पर्याप्तता, तीसरा है स्वतंत्रता, और चौथा है तर्क पर आधारित हो, और पांचवा है अध्ययन विषय के उद्देश्य के अनुकूल, और उसके बाद यहाँ पे आगे दिया है निदर्शन प्रणाली का उपयोग कब कहाँ किया जाना चाहिए। तो कुछ स्टेप दिए हुए हैं। तो एक रूपता, प्रतिचयन रीति का प्रयोग केवल उसी दशा में करना चाहिए जब समग्र की समस्त इकाइयों में एक रूपता पाई जाती हो। जैसे एक ही श्रेणी का, वर्ग का क्या हो, एक ही क्लास का वह सामान हो, तभी हम उसकी जांच कर सकते हैं, सैंपल लेकर उसका यूज कर सकते हैं, है ना। आगे देखते हैं दूसरा, अनंत समग्र। अगर अनंत समग्र अनंत है तो ऐसी दशा में केवल निदर्शन रीति की उपयुक्त होती है, क्योंकि समग्र में लगातार वृद्धि होने के कारण संगणना अनुसंधान संभव नहीं हो पाता। तीसरा है जांच का संभव होना। अनुसंधान के कुछ क्षेत्रों में संगणना रीति के माध्यम से जांच करना असंभव अथवा अव्यावहारिक होता है। जैसे यदि भारत में चूने के पत्थर की कुल मात्रा का पता लगाने के लिए संगणना रीति द्वारा सभी खानों को खोद कर ही पता लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करना असंभव भी है और राष्ट्रीय दृष्टि से अवांछनीय भी है। अतएव ऐसी दशा में प्रतिदर्श जांच की अधिक उपयुक्त है। आगे देखते हैं चौथा, विस्तृत क्षेत्र तथा शुद्धता की कम आवश्यकता। अगर जांच का क्षेत्र काफी विस्तृत है, वह शुद्धता के उच्च स्तर की जरूरत नहीं है, तो प्रतिदर्श प्रणाली की ज्यादा उपयुक्त है। आगे पांचवा देखते हैं समग्र का नष्ट होना। अब समग्र का नष्ट होने में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं कि यदि समग्र की प्रत्येक इकाई की जांच की जाए तो समस्त इकाइयां अर्थात पूरा समग्र नष्ट हो जाता है। उदाहरण हेतु खाद्य पदार्थों के लिए स्वाद, कपड़े की मजबूती, कोयले तथा दिया सलाई की गुणवत्ता इत्यादि की जांच पूरी इकाइयों की न करके कुछ चुनी हुई इकाइयों की जाती है, अन्यथा पूरा समग्र नष्ट हो जाता है। आगे देखते हैं निदर्शन विधि के गुण। अब निदर्शन विधि के गुण क्या होते हैं, मेरिट्स ऑफ सैंपलिंग मेथड। तो यहाँ होता है बचत, दूसरा है विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन, उसके बाद तीसरा है वैज्ञानिक। यह रीति वैज्ञानिक है क्योंकि उपलब्ध समूहों की दूसरे नमूने के माध्यम से जांच की जा सकती है। चौथा है प्रायः वही फल है, और पांचवा है अधिक उपयुक्त है। छठा है प्रशासकीय सुविधा है। सातवां है अधिक वैज्ञानिक रीति है। आठवां है उपयुक्तता। उसके बाद निदर्शन विधि के कुछ दोष भी है। तो कुछ दोष में यहाँ देखते हैं, पहला जटिल निदर्शन योजना का प्रभाव, दूसरा विशेषज्ञों की सेवा,
तीसरा है प्रतिचयन की असंभावना, और चौथा है निपुण प्रगणों की आवश्यकता, पांचवा है विजातीय एवं अस्थिर समग्र, छठा है ध्यानपूर्वक योजना, सातवां है अशुद्ध समंक। उसके बाद आगे दिया है संगणना व निदर्श विधि में अंतर क्या होता है, यहाँ दिया है आप सभी को। तो यहाँ कुछ अंतर दिया है अध्ययन की व्यापकता के आधार पर, फिर दूसरा है निष्कर्षीकरण की प्रक्रिया के आधार पर, तीसरा है निदर्शन के आधार पर, और चौथा है अध्ययन की प्रकृति के अनुसार। तो यहाँ पे ये आप सभी जो अंतर है, डिफरेंट है, इसको याद रखिएगा। तो पहला जो है इसमें पहला यहाँ तक है इसका, इन सभी का अलग अलग यहाँ पहला है, फिर इसके बाद यहाँ तक इसका दूसरा है, ठीक। उसके बाद यहाँ तक ये तीसरा है और ये चौथा है, ठीक। अब ये अंतर बहुत ही जरूरी है। आगे देखते हैं कुछ और अंतर यहाँ दिया हुआ है। समय, पांचवा है समय धन व साधन, छठा है आयोजन, सातवां है निष्कर्ष की परिशुद्धता, और आठवां है विशेष ज्ञान व अनुभव, और नौवां है प्रशासन, और दसवां है उपयुक्तता। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे सभी अलग अलग डिफरेंस दिया है। अब आगे देखेंगे निदर्शन चयन की विधियाँ। अब निदर्शन चयन की विधियाँ क्या होती हैं, तो यहाँ पे देखेंगे जब समग्र में से निदर्शन चयन किया जाता है तो निदर्शन चयन की विधि का चुनाव कर लेना जरूरी है। निदर्शन विधि का चयन आंकड़ों के स्वरूप व अनुसंधान के उद्देश्य पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं निदर्शन विधियां कितने प्रकार की होती हैं। तो पहला है दैव निदर्शन विधियां और दूसरा है अदैव निदर्शन विधियां। तो एक चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट के अनुसार आप सभी कर सकते हैं। तो अब दैव निदर्शन विधियां में यहाँ पे दिया है 4 तरीके से, साधारण दैव निदर्शन, स्तरित निदर्शन, व्यवस्थित या क्रमबद्ध निदर्शन, और चौथा है बहुस्तरीय निदर्शन। फिर उसके बाद है अदैव निदर्शन विधियां में यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से देखिए निकाला है, इस यहाँ से आया है यहाँ, ठीक। तो यहाँ पे दिया है ये भी 3 प्रकार के होती हैं। कौन कौन सी, अदैव स्वविचार निदर्शन, निदर्शांश या कोटा निदर्शन, और सुविधाजनक निदर्शन। तो यहाँ इस तरीके से दिया है। अब दैव निदर्शन विधि चलते हैं, देखते हैं क्या है। दैव निदर्शन विधि में यहाँ पे कुछ इस रीति को संभावित निदर्शन भी कह सकते हैं। आगे अब दिया यहाँ दैव निदर्शन रीतियाँ क्या है। तो दैव निदर्शन रीति निम्नलिखित रीतियाँ हो सकती हैं। पहला है साधारण दैव निदर्शन रीति, इसमें हम देखेंगे लॉटरी विधि और ढोल घुमाकर। आगे फिर देखेंगे टीपेट की संख्याओं द्वारा, बाई मीन्स फॉर टीपेट नंबर, ठीक। तो प्रसिद्ध सांख्यिकी टीपेट ने 41,600 अंकों के उपयोग से 10,400 संख्याओं के बिना किसी क्रम के एक तालिका तैयार की, जिसमें से प्रथम 40 संख्याएं निम्नवत है। तो इस टीपेट विधि को इस तरीके से समझ लेंगे। आगे है साधारण दैव निदर्शन विधि के गुण व दोष। गुण यहाँ पे दिया है पक्षपात रहित, और दूसरा दिया है समग्र का वास्तविक निदर्शन, फिर तीसरा दिया है निदर्शन विभ्रमों की माप, चौथा है मितव्ययी, पांचवा है वैज्ञानिक पद्धति। फिर दोष दिया है प्रतिनिधित्व का अभाव, अपूर्ण समंक, विस्तृत क्षेत्र में कठिनाई, छोटे क्षेत्र में अनुपयुक्त। फिर उसके बाद मान्यताएं दी हुई हैं। दैव निदर्शन प्रणाली की सफलता हेतु यह जरूरी है कि प्रत्येक इकाई को न्यायादर्श में शामिल होने का समान अवसर हो। दूसरा है न्यायादर्श की प्रत्येक इकाई का चुनाव दूसरे चुनाव से स्वतंत्र हो। तीसरा है चुनाव के बाद इकाइयों में कोई परिवर्तन ना किया जाए। चौथा है इकाइयों का चयन निष्पक्षता से हो। आगे अब दिया है स्तरित निदर्शन। स्तरित निदर्शन यहाँ पे बताया गया है क्या है, तो उदाहरण पढ़ लेते हैं। इस विधि में अनुसंधानकर्ता अध्ययन विषय संबंधित समग्र की विशेषताओं, गुणों व प्रकृति की एक आरंभिक जानकारी प्राप्त करता है। प्राप्त जानकारी व अनुसंधान विषय को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त आधारों पर समग्र को वर्गों तथा उपवर्गों में विभक्त कर लेता है। तो यहाँ उदाहरण के साथ समझाया गया है स्तरित निदर्शन क्या होता है। व्यापार के आधार पर स्तरण अथवा वर्ग यहाँ पे दिया है। फिर सावधानियां देखेंगे इसके, सावधानी के साथ साथ यहाँ पर
कुछ पॉइंट्स जो है इसकी सावधानियां हैं। फिर उसके बाद गुण देखेंगे। गुण में विश्वसनीय प्रमाण, विषमता में उपयोगी, अधिक नियंत्रण, मितव्य, यह इसके गुण हैं। और अब नेक्स्ट देखते हैं व्यवस्थित अथवा क्रमबद्ध निदर्शन, तीसरा है। तो इस रीति में अर्धदैव निदर्शन भी इसे को कहा जाता है। इस रीति के अनुसार सामग्री की समस्त इकाइयों को संख्यात्मक, वर्णनात्मक एवं भौगोलिक आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है। यहाँ पे इसके गुण दिए हुए हैं कुछ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा आप सभी। गुण और दोष इसके कुछ दिए हुए हैं। आगे देखते हैं बहुस्तरीय निदर्शन। तो बहुस्तरीय निदर्शन यहाँ पे दिया है। इस पद्धति में न्यायाधीश का चुनाव एक साथ न होकर अनेक तरह से अनेक क्रमों पर होता है। वह प्रत्येक स्तर में दैव निदर्शन के माध्यम से इकाई छाटी जाती है। यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण को किस तरीके से स्टेप बाय हम छाटेंगे। जैसे भारत में ग्रामीण नागरिकों का प्रति व्यक्ति उपभोग ज्ञात करना हो तो निम्नलिखित कार्य करने होंगे। पहला कार्य करेंगे, कुछ राज्यों का चुनाव करना होगा। अगर जरूरी प्रतीत होता है तो समस्त राज्य शामिल किए जा सकते हैं। फिर चुने गए राज्यों में से कुछ जिले छाटेंगे। फिर छाटे गए जिलों में से कुछ गांव लेंगे। फिर इसके पश्चात चुने हुए गांवों में से कुछ परिवारों और व्यक्तियों का चुनाव करेंगे। इनके उपभोग के समंक एकत्र किए जाएंगे। चुनाव की प्रक्रिया को दैव निदर्शन विधि से पूरा किया जाएगा। अब आगे है अदैव निदर्शन विधि। अदैव निदर्शन विधि अदैव सविचार निदर्शन। इस रीति के अनुसार अनुसंधानकर्ता संपूर्ण क्षेत्र में से अपनी इच्छानुसार समग्र में से संबंधित व्यक्ति ज्ञान के आधार पर ऐसी इकाइयों का चयन कर लेता है जिन्हें उससे की मूलभूत मान्यता पर स्वीकार किया जाता है। आगे यहाँ पे दिया है इस विधि की कुछ मान्यताएं हैं अदैव निदर्शन विधि की। फिर दूसरा है निर्दिष्टांश या कोटा विधि। तो निदर्शन कोटा विधि में भी देखेंगे, यह विधि स्तरित अथवा वर्गीकृत निदर्शन विधि का दूसरा रूप है। अथवा इस संतरित निदर्शन विधि व सुविधाजनक निदर्शन विधि को किसी सीमा तक मिश्रित रूप भी कहा जा सकता है। आगे यह है सुविधाजनक निदर्शन विधि, तीसरा। तो तीसरा यहाँ सुविधाजनक निदर्शन विधि को देखते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही सब स्पष्ट है कि इस विधि में अनुसंधानकर्ता स्वयं अपनी सुविधा के अनुसार निदर्शन का चयन करता है। अनुसंधानकर्ता सबसे पहले अपने उपलब्ध साधन, धन, समय, यंत्र, विषय तथा उसकी प्रकृति, उद्देश्य और इकाइयों से संपर्क स्थापित करने इत्यादि पर विचार करता है। आगे देखते हैं निदर्शन की श्रेष्ठ विधि का चयन किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। बता रहा है कि पहले देखेंगे शुद्धता का सिद्धांत। वह रीति जो ज़्यादा शुद्ध परिणाम दे उसका प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे निकाले गए निष्कर्ष शुद्ध हों। दूसरा है लोचशीलता का सिद्धांत। लोचशीलता की जरूरत होती है जिससे जल्दी से समायोजन किया जा सके। फिर तीसरा है कम समय का सिद्धांत। कम समय उस रीति का प्रयोग करना चाहिए जिसमें कम समय लेता हो। और चौथा है कम खर्च का सिद्धांत। उस रीति का प्रयोग करना चाहिए जिसमें कम व्यय आता है। और पक्षपात रहित सिद्धांत, व्यक्ति निरपेक्ष परिणाम उपलब्ध करने हेतु यह सिद्धांत जरूरी है। छठा है विश्वसनीयता का सिद्धांत। निदर्शन विश्वसनीय होने चाहिए क्योंकि यह निदर्शन ही है जो कि समग्र की समस्त विशेषताओं की सूचना देता है। अब हम आगे देखेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस। एक्सरसाइज क्वेश्चन में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चंस को आप सभी बड़े आसानी से कर सकते हैं बुक के कंटेंट से आप सभी नोट डाउन करके। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिए और आपके जो भी क्वेश्चंस हो वो ज़रूर पूछिए। आप सबके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अब हम आगे लेकर आएंगे नेक्स्ट चैप्टर प्रतिगमन और उपकल्पना, जो कि यह एलिमेंट्री स्टैटिक्स के लास्ट चैप्टर होंगे। ठीक, उसके बाद फिर मिलेंगे हम आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।